चलो आगे जाएंगे। चैप्टर नंबर 3 स्टार्ट कर दिया है हमने, सो उसमें आगे जाते हैं। लास्ट लेक्चर में हमने थोड़ा बेसिक सा देखा था चैप्टर नंबर 3 में। दैट इज सबसे पहले तो डेफिनेशंस देखी थी, काइनेमेटिक्स, मैकेनिक्स, डायनेमिक्स, ये सब डेफिनेशन देखी थी हमने, 4 डेफिनेशन। और उसके बाद फ्रेम ऑफ रेफरेंस, मोशन एंड रेस्ट आर कंप्लीटली रिलेटिव टर्म्स, और उसके ऊपर से फ्रेम ऑफ रेफरेंस। अभी और आगे जाना है उसमें, थर्ड चैप्टर में। सो लेट अस स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक है, स्टार्टिंग में थोड़े छोटे छोटे टॉपिक्स है, उसके बाद बड़े बड़े और अच्छे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आएंगे। नेक्स्ट टॉपिक जो हमें देखना है दैट इज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल। कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल ध्यान से समझना, बिकॉज कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल हमारे लिए पूरे मैकेनिक्स में काफी यूजफुल है। अगर मैं मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ, मैकेनिक्स की बात कर रहा हूँ मतलब चैप्टर नंबर 10 तक की बात कर रहा हूँ मैं। 3 से लेके 10 चैप्टर्स हमारे मैकेनिक्स के चैप्टर्स है, ठीक है। सो पार्टिकल का कॉन्सेप्ट सब में इक्वली इंपॉर्टेंट है ना, ध्यान रखना। तो चलो समझते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल, समझते हैं। सबसे पहले पार्टिकल क्या होता है वो हम समझते हैं। पार्टिकल मतलब कुछ एकदम उसकी जो साइज है वो निग्लिजिबल हो, एक पॉइंट जैसा हमें दिखे, बराबर। कोई भी ऑब्जेक्ट है वो ऐसा पॉइंट जैसा अगर हमें दिखेगा तो वो पार्टिकल होगा। और दूसरी कंडीशन ये है कि उसके पास मास होना चाहिए। ऐसा नहीं कि भाई कोई भी है उसके पास मास नहीं है और हमें ऐसा पॉइंट जैसा दिख रहा है तो वो पार्टिकल नहीं होगा। लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल, उसके बाद समझते हैं थोड़ा और डिटेल में। डेफिनेशन आपको लिखनी पड़ेगी, पूछेंगे तो समझना। A point like object, a point like object which endowed mass. A point like object which endowed mass is known as particle. Is known as particle. Let me write down. Is known as particle. That means, as I have told you, there are two conditions to define any particle. एक तो वो point like होना चाहिए, मतलब हमें point like दिखना चाहिए। कहने का मतलब है कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमें एक छोटे से पॉइंट जैसा दिख रहा हो, उसकी लेंथ भी नहीं दिख रही हो, विड्थ भी नहीं, हाइट भी नहीं दिख रही हो, ओके, उसके कोई तीनों में से कोई डायमेंशन नहीं दिख रहा हो, सिर्फ एक ऐसा पॉइंट जैसा दिख रहा हो हमें, पॉइंट जैसा। सो ये कंडीशन है। और दूसरी कंडीशन है कि उसके पास मास होना चाहिए, थोड़ा बहुत, ऑब्वियस है थोड़ा बहुत ही मास होगा, तो वो मास होना चाहिए, व्हाटएवर कितना भी मास है उसके पास मास होना चाहिए, और वो पॉइंट लाइक दिखना चाहिए, तभी हम उसको पार्टिकल बोल पाएंगे, ठीक है। सो इस तरह से ये पार्टिकल। यस बताओ हिमांशु। सर पार्टिकल में हम एटम और मॉलिक्यूल्स को भी कह सकते हैं। यस, यू कैन कंसीडर एटम, मॉलिक्यूल, दे आर पार्टिकल्स, ओके। फिर न्यूट्रॉन्स है, इलेक्ट्रॉन, ये सब पार्टिकल्स है। लेकिन तो सर वो सब में आता है, देखो फिजिक्स की बहुत सारी ब्रांच है, वो सब न्यूक्लियर फिजिक्स में आता है या तो एटॉमिक फिजिक्स में आता है, ठीक है। यहाँ पे हम तो जो सर सीख रहे हैं वो मैकेनिक्स सीख रहे हैं। हाँ बोलो। सर वो नेक्ड आइज से कैसे दिख सकता है? जैसे वो दिखेगा तो नहीं ना? नहीं दिखेगा नहीं, लेकिन वही बता रहा हूँ ना कि वो जो एटम्स मॉलिक्यूल्स की हम बात कर रहे हैं ना, वो अलग टाइप का फिजिक्स है, वो एटॉमिक फिजिक्स है। और यहाँ पे हम मैकेनिक्स सीख रहे हैं, तो मैकेनिक्स में पार्टिकल का मतलब अलग होता है। वो जो तुम बोल रहे हो बराबर है, वो पार्टिकल, लेकिन वो अलग, यहाँ पे अलग होते हैं पार्टिकल्स। मतलब सर क्या, यहाँ वो पर हम क्या समझ रहे हैं। एग्जांपल आ सकता है? हाँ सब वही समझा रहा हूँ मैं, वही आ रहा है, ठीक है। तो ये पार्टिकल की डेफिनेशन हुई। अब जैसा मैंने बताया कि मैकेनिक्स में पार्टिकल मतलब एक अलग ही टाइप का कॉन्सेप्ट है। तो देयर आर टू सिचुएशंस वेयर वी कैन कंसीडर एनी ऑब्जेक्ट एज अ पार्टिकल। मैकेनिक्स में देखो, पार्टिकल मतलब आप जैसा हिमांशु ने बोला कि एटम को हम पार्टिकल ले सकते हैं, बराबर है, वो समझते जैसी बात है। लेकिन यहाँ पे मैकेनिक्स में तो हम ट्रेन को भी पार्टिकल लेने वाले हैं, बस को भी पार्टिकल लेने वाले हैं, प्लेन को भी पार्टिकल लेने वाला है। तो वहां पे कंडीशन है कि कब कौन से ऑब्जेक्ट को पार्टिकल लेना है, उसकी कंडीशन है। कंडीशन बता रहा हूं मैं और एग्जांपल के साथ समझाऊंगा कि इसको हम पार्टिकल ले सकते हैं। समझना ध्यान से।
और ये कंडीशंस आपको ध्यान रखनी पड़ेगी, ये पूरे सब चैप्टर्स में आपको समझना पड़ेगा कि हाँ ये पार्टिकल है, इसको मैं पार्टिकल ले सकता हूँ और इसको नहीं ले सकता हूँ। सो कंडीशन में सबसे पहली कंडीशन ये है, इफ, समझना ध्यान से, इफ डिस्टेंस traveled, if distance traveled by an object, if distance traveled by an object is much greater than the size of the object, then the size of the object, then the object can be considered, then the object can be considered, then the object can be considered as particle। बराबर है। तो ये सबसे पहली कंडीशन हुई। समझते हैं धीरे धीरे हम। कोई ऑब्जेक्ट यहाँ पे मोशन होगी, ठीक है, मोशन कर रहा होगा और उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है मोशन करते करते, वो डिस्टेंस उसकी साइज के कंपैरिजन में बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो ऐसे केसेस में वो ऑब्जेक्ट को हम पार्टिकल मान के चलेंगे। बराबर। एग्जांपल देता हूं मैं आपको, एग्जांपल से ही क्लियर होगा, ठीक है। सी एक एग्जांपल मैं ऐसा ले रहा हूं, मान लो कि कोई ट्रेन लेते हैं हम, ट्रेन ट्रैवल कर रही है from Ahmedabad to Bombay, let us say, okay, train is traveling from Ahmedabad to Bombay। तो इस केस में आप समझो किसको रिलेट करना है, जो ऑब्जेक्ट मोशन कर रहा है उसकी साइज को रिलेट करना है, उसकी साइज को उसने जो डिस्टेंस ट्रैवल किया है उसके साथ रिलेट करना है। तो कोई ट्रेन अगर हम कंसीडर करेंगे वो अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही है, तो अहमदाबाद से बॉम्बे के बीच का जो डिस्टेंस है अप्रोक्सीमेटली वो 5000 किलोमीटर है, सॉरी 500 किलोमीटर है, अप्रोक्सीमेटली वो 500 किलोमीटर है। और ट्रेन की साइज कितनी होगी, 1 किलोमीटर लो, 1 किलोमीटर से भी कम होती है, 1 किलोमीटर भी नहीं होती है उसकी साइज, ओके, हार्डली उसकी साइज मैं आपको बोलूं तो 400 मीटर, 400 भी नहीं होगी, 300 टू 400 मीटर होती है। मतलब ट्रेन की साइज जो है वो 0.3 किलोमीटर होती है सिर्फ, और ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है, ये तो और भी मैंने मैक्सिमम लिया है, इतनी भी नहीं होती है। तो जो ट्रेन जो डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है इस केस में वो कितना है, 500 किलोमीटर है, 500 किलोमीटर उसने डिस्टेंस ट्रैवल किया, राइट। तो यहाँ पे बहुत सिंपल सी बात है, कॉमन सेंस की बात है कि 500 के कंपैरिजन में 0.3 किलोमीटर इज मच ग्रेटर डिस्टेंस, वो काफी ज्यादा डिस्टेंस है। तो ऐसे केसेस में वो ट्रेन को हम मैकेनिक्स में पार्टिकल मान के चलेंगे। बराबर है। मतलब हम ऐसा बता सकते हैं कि चलो यहाँ पे है अहमदाबाद, चलो यहाँ पे है बॉम्बे, और उसके बीच में ये पार्टिकल है, ये पार्टिकल जा रहा है ऐसे, पार्टिकल से जा रहा है, वो पार्टिकल हमारी ट्रेन है, ठीक है। ऐसा मैं जस्ट इमेजिनेशन करवा रहा हूँ आपको, ठीक है। सो दिस इज वन एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल आप ऐसा भी ले सकते हो कि आप एक्टिवा लेके निकले यहाँ से, मतलब मान लो कि आपके घर से आपके फ्रेंड का घर है 10 किलोमीटर जितना दूर है, तो वो भी उस टाइम पे आपका एक्टिवा भी पार्टिकल हो गया, बिकॉज उसकी साइज भी बहुत छोटी होती है और 10 किलोमीटर डिस्टेंस तो काफी ज्यादा हो गया, राइट। तो ऐसे केसेस में हम ऑब्जेक्ट को पार्टिकल ले सकते हैं, ठीक है। सो ये फर्स्ट कंडीशन हुई कोई भी ऑब्जेक्ट को पार्टिकल लेने की। आप देख सकते हो कि अगर कोई प्लेन है वो अहमदाबाद से लेके जा रहा है लंदन, तो प्लेन की साइज के कंपैरिजन में अहमदाबाद और लंदन के बीच का डिस्टेंस काफी ज्यादा होगा। तो ऐसे केसेस में आप वो बड़े प्लेन को भी ले सकते हो पार्टिकल, ठीक है ना। चलो देन कंडीशन नंबर 2, सेकंड नंबर की कंडीशन समझते हैं। If distance between two objects, if distance between two moving objects, if distance between two moving objects is much greater than
their size, then the objects can be considered as particles. बराबर है, दो ऑब्जेक्ट लेने हैं हमें, दो म्यूचुअली मोशन कर रहे हैं और वो दोनों के बीच का जो डिस्टेंस है वो काफी ज्यादा है उनकी साइजेस के कंपैरिजन में. सो ऐसे केसेस में आप वो दोनों ऑब्जेक्ट को पार्टिकल ले सकते हैं. एग्जांपल लेके समझेंगे इसको. एज फॉर एग्जांपल रिवॉल्यूशन ऑफ अर्थ अराउंड द सन. सन के अराउंड में अर्थ जो रिवॉल्यूशन करती है, ऐसी मोशन को हम कंसीडर करेंगे. मतलब उस टाइम पे हम सन को और अर्थ को दोनों को पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं, बिकॉज उनके बीच का जो डिस्टेंस है यहाँ से लेके ये डिस्टेंस 1 एस्ट्रोनॉमिकल यूनिट बोलते हैं ना उसको, ठीक है, वो डिस्टेंस काफी ज्यादा है एज कम्पेयर टू द साइज ऑफ द अर्थ एंड साइज ऑफ द सन. बराबर, इसीलिए उसको हम पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं. दोनों को इस पर्टिकुलर मोशन में पार्टिकल कंसीडर कर सकते हैं. तो आपको वो समझना भी होगा कि किस टाइप की मोशन हो रही है. सबको सब जगह पे पार्टिकल नहीं ले सकते, बराबर है ना. जैसे कि यहाँ पे मैंने बताया आपको कि ट्रेन अहमदाबाद से बॉम्बे जा रही है, तो डेफिनेटली उसको हम पार्टिकल लेंगे. लेकिन अगर ट्रेन एक स्टेशन से दूसरे स्टेशन गई तो उसको पार्टिकल नहीं लेंगे, है ना. मान लो कि एक स्टेशन से दूसरा स्टेशन 2 किलोमीटर के डिस्टेंस पे है, तो वो वहां पे उसको पार्टिकल नहीं ले सकते अपने, बिकॉज 2 किलोमीटर इज नॉट दैट मच ग्रेटर देन 0.3 किलोमीटर, है कि नहीं. वो वहां पे डिफरेंस हो जाएगा. तो आपको ये सोचना है कि जो डिस्टेंस ट्रैवल किया ऑब्जेक्ट ने वो ज्यादा है, उसकी साइज से बहुत ज्यादा है कि नहीं. ज्यादा नहीं, बहुत ज्यादा होना चाहिए, है ना. मच ग्रेटर लिखा है अंदर, है ना. और दो पार्टिकल की अगर, दो ऑब्जेक्ट की अगर बात चल रही हो, दोनों मोशन कर रहे हो, या तो दोनों एक दूसरे के अराउंड में मोशन कर रहा हो, ऐसा हो, तो दोनों के बीच का डिस्टेंस उनकी साइज से काफी ज्यादा है कि नहीं, ऐसा हमें देखना पड़ेगा. ओके, सो दिस इज द कॉन्सेप्ट ऑफ पार्टिकल. इफ यू आर आस्क्ड, अगर आपको ये पूछते हैं एग्जाम में, तो आपको ऐसा ये सब लिखना पड़ेगा, है ना. डेफिनेशन लिखो पार्टिकल की, और उसको कोई भी ऑब्जेक्ट को कब पार्टिकल ले सकते हैं उसकी कंडीशंस लिखो एग्जाम्पल के साथ में, ठीक है. कोई भी डाउट हो आपको तो बोल देना प्लीज. स्क्रीनशॉट ले लेना अगर आपने लिखा नहीं है साथ में, तो यू प्लीज टेक स्क्रीनशॉट या तो फोटोग्राफ. सर, यस बताओ. सर तो इसमें कोई रेस्ट वाली चीज पार्टिकल नहीं होगी? नो, बिकॉज रेस्ट में है तो उसको हम पार्टिकल नहीं लेंगे, बिकॉज वी आर नॉट गोना स्टडी ऑब्जेक्ट इन रेस्ट हियर. यहाँ पे जो ऑब्जेक्ट रेस्ट में है उसको हमें स्टडी करना ही नहीं है, उसको हम 5 चैप्टर में स्टडी करेंगे. इसमें हम काइनेमेटिक्स स्टडी कर रहे हैं, ठीक है ना. ऑब्जेक्ट मोशन में होगा वो स्टडी करेंगे, तो उसके ऊपर का ही ये मतलब. पार्टिकल रेस्ट में है, तो रेस्ट में जब भी कोई ऑब्जेक्ट है तो उसके ऊपर अलग टाइप का मतलब लॉस लगते हैं, न्यूटन के लॉस लगते हैं उसमें. वो हम 5 चैप्टर में सीखेंगे. मतलब यस, अगर कोई ऑब्जेक्ट रेस्ट में है तो आपको उसको पार्टिकल लेने की जरूरत बिल्कुल नहीं है. चलो नेक्स्ट टॉपिक पे जाते हैं. So as I told you, we are going to study kinematics here. Kinematics, that means motion without considering its reason. Okay, rest, statics, kinematics and dynamics. 3 टाइप की सब ब्रांचेस हैं मैकेनिक्स की, और इस चैप्टर में हम काइनेमेटिक्स समझने जा रहे हैं. तो काइनेमेटिक्स मतलब मोशन विदाउट कंसीडरिंग its reason. So there are mainly 3 types of motion. Mainly there are 3 types of motion. Let us understand one by one. 1D motion. I hope you understand by this 1D. One dimensional motion. बराबर. 1D, 2D और 3D. 1 dimensional motion समझते हैं पहले. See, if only, definition लिख रहा हूं पहले समझना. If only one coordinate of a particle
देखो अभी आप यहाँ पे पार्टिकल लिखो, ऑब्जेक्ट लिखो, कोई भी दोनों में से कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। वो डिपेंड करेगा सिचुएशन पे कि वो पार्टिकल है कि ऑब्जेक्ट है। अभी सिचुएशन हमने कोई दिखाई नहीं है, तो वॉट एवर यू कैन राइट पार्टिकल या तो फिर ऑब्जेक्ट। सो if only one coordinate of a particle changes during the motion, then the motion is known as one dimensional motion. Okay, जब भी कोई पार्टिकल मोशन करेगा और उसका एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होता है, तो उसको हम बोलेंगे वन डिमेंशनल मोशन। फाइन, लेट अस अंडरस्टैंड दिस बाय एग्जांपल। See, what does this mean? So let me draw a graph first of all. This is origin x-axis, y-axis and z-axis, ऐसा लिया मैंने। एग्जाम्पल में आएगा फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट, फ्री फॉलिंग ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ओके, ये एक एग्जाम्पल। दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं अपने मोशन ऑफ लाइट, या तो लेजर, मोशन ऑफ लेजर लाइट आप लिख सकते हो, या तो मोशन ऑफ लाइट रे ऐसा लिख सकते हो। ये दो एग्जाम्पल होंगे। एक ही वन डायमेंशनल मोशन मतलब एक ही डायरेक्शन में मोशन होनी चाहिए, है ना। एक ही डायरेक्शन में मोशन होगी तो उसका सिर्फ एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा। कोऑर्डिनेट मतलब एक्स, वाई और जेड, ऐसा होता है ना, आपने कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम से किया ना। तो ये दो जो मैंने एग्जाम्पल लिखे हैं फ्री फॉलिंग का एग्जाम्पल, उसमें क्या होगा कि मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट, उसको फ्री फॉल कराएंगे। फ्री फॉल मतलब यहाँ पे ऊपर थोड़ा पकड़ के उसको रिलीज कर देंगे तो वो नीचे गिरेगा। तो आपने देखा कि वो सीधा एक लाइन में ही नीचे गिरा, एक ही स्ट्रेट लाइन में नीचे गिरा। मतलब यहाँ पे उसको पकड़ के रखा हमने और उसको रिलीज किया तो उसकी मोशन ऐसे होगी, ऐसे स्ट्रेट लाइन में। तो उसका सिर्फ एक कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा। कौन सा? वाई कोऑर्डिनेट, है ना। वो सीधा नीचे जा रहा है, मतलब नेगेटिव वाई में जा रहा है। वो एक्स पे मूव नहीं हुआ, पॉजिटिव एक्स पे मूव नहीं हुआ, पॉजिटिव नेगेटिव एक्स पे मूव नहीं हुआ, जेड पे आगे या पीछे मूव नहीं हुआ, वो सीधा नीचे गया। मतलब सिर्फ और सिर्फ उसका वाई कोऑर्डिनेट चेंज हुआ, है ना। तो ऐसी मोशन को हम बोलेंगे वन डायमेंशनल मोशन। फिर लाइट, मोशन ऑफ अ लाइट रे, जब भी लेजर लाइट में से हम लाइट रे निकालते हैं तो वो सीधा ही जाता है ना। मतलब मान लो कि यहाँ पे पकड़ के मैंने ऐसे ऑन किया तो वो सीधा ही जाएगा, मतलब एक्स एक्सिस की डायरेक्शन में ही मोशन करेगा। सिर्फ उसका एक्स कोऑर्डिनेट ही चेंज होगा, वाई जेड चेंज नहीं होंगे, ठीक है। सो ऐसा हम एग्जांपल ले सकते हैं वन डायमेंशनल मोशन में, ठीक है। देन नेक्स्ट है नंबर 2, that is 2D motion, two-dimensional motion. Okay, 2D motion, two-dimensional motion. See, बहुत सिंपल सी बात है, डेफिनेशन इसके जैसे ही होगी। If two coordinates of a particle changes during the motion, if two coordinates, मैं पूरी डेफिनेशन नहीं लिख रहा हूँ लेकिन आपको पूरी लिखनी पड़ेगी एग्जाम में। ये सेम टू सेम लिखना है तो वन की जगह पे आपको सिर्फ लिखना है टू। Okay, if two coordinates changes during the motion of a particle, then that kind of motion is known as a two-dimensional motion, 2D motion. Okay, example लेके समझते हैं उसका भी। उसमें भी आपको एग्जाम्पल कोऑर्डिनेट सिस्टम में समझाना है। सी, उसमें बेस्ट एग्जाम्पल ये बनेगा, टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन। टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, बराबर है। एरोप्लेन टेक ऑफ करता है तो वो उसकी मोशन टू डायमेंशनल मोशन है। टेक ऑफ करने के लिए पहले वो रनवे पे चलेगा और वहां से फिर ऊपर जाएगा। मतलब क्या, कैसी मोशन करेगा? वो यहाँ पे है, सपोज यहाँ से आगे जाएगा और आफ्टर सम टाइम वो टेक ऑफ करेगा, ऐसे, बराबर। तो क्या हो रहा है, दो कोऑर्डिनेट चेंज हुए, समझो। वो आगे जा रहा है मतलब एक्स कोऑर्डिनेट चेंज हो रहा है, उसका एक्स कोऑर्डिनेट, और सडनली फिर वो ऊपर गया
ऊपर गया मतलब y कोऑर्डिनेट भी चेंज हुआ, x और y दोनों चेंज हो रहे हैं, मतलब उसकी मोशन है वो 2 डायमेंशनल मोशन है। टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन इज अ 2 डायमेंशनल मोशन, ठीक है। देन मोशन ऑफ फुटबॉल, फुटबॉल की मोशन होगी वो भी कोई भी बॉल ले लो, उसकी मोशन जो होगी वो 2 डायमेंशनल होगी। फुटबॉल को हम ऐसे लात मारेंगे तो वो ऐसे जाएगा ना, ऐसे इस तरह से वो मोशन करेगा। यहाँ सपोज हमने उसको लात मारा, ऐसे जाएगा, ऊपर भी जाएगा और नीचे ऊपर भी जाएगा, नीचे आएगा, मतलब उसका वाई चेंज होगा, और आगे भी जाएगा, आगे भी जाएगा, ऊपर भी जाएगा, नीचे भी जाएगा, मतलब एक्स भी चेंज होगा और वाई भी चेंज होगा, लेकिन इधर उधर नहीं आएगा, है ना, सीधा ऐसे ही जाएगा। सो जेड चेंज नहीं होगा, लेकिन एक्स और वाई दोनों चेंज होंगे, एंड दैट इज व्हाई द मोशन ऑफ दैट फुटबॉल इज 2 डायमेंशनल मोशन। ओके, सो डेफिनेशन लिखनी है आपको, एग्जाम्पल लिखना है और ये ग्राफ ड्रॉ करना पड़ेगा, और यहाँ पे आपको लिखना पड़ेगा ये ग्राफ किसका ड्रॉ किया है आपने। सो टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन का ग्राफ ड्रॉ किया है, बराबर। चलिए, लिखा नहीं है तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए। Let's see number 3, 3D motion, 3-dimensional motion. सी काफी इजी है, अभी तो डेफिनेशन आपको आप खुद से बना सकते हो ना डेफिनेशन तो। ओके, इफ ओनली वन कोऑर्डिनेट ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस ड्यूरिंग द मोशन, देन दैट मोशन इज नोन एज वन डायमेंशनल मोशन। इफ 3 कोऑर्डिनेट्स, तीनों के तीनों कोऑर्डिनेट्स चेंज हो जाए, ऐसी मोशन को बोलेंगे हम 3 डायमेंशनल मोशन। ओके, 3D मोशन इफ 3 कोऑर्डिनेट्स। सो आपको अगेन सेम डेफिनेशन लिखनी है। ओके, ऐसा 3 लिख के नहीं छोड़ देना है, सब पूरा लिखना है। इफ 3, ओनली 1 की जगह पे 3 लिख देना। इफ 3 कोऑर्डिनेट्स ऑफ अ पार्टिकल चेंज ड्यूरिंग द मोशन, देन दैट मोशन इज नोन एज 3 डायमेंशनल मोशन। 3 डायमेंशनल मोशन का भी एग्जांपल ले लेते हैं। एनीबॉडी कोई एग्जांपल बता सकता है मुझे 3 डायमेंशनल मोशन का? किसी को 3 डायमेंशनल मोशन का एग्जांपल आ रहा है दिमाग में? ऐसी मोशन जिसमें तीनों के तीनों चेंज होने चाहिए। 2 तो एग्जांपल मैंने बताया ना, इसके और इसका तो बताए, थर्ड का बताओ आप, अगर आपके दिमाग में कुछ आ रहा है तो। क्या? बाइक बॉल, बाइक बाइक, या तो फिर देख लो, कार, बॉल। कार बेस्ट एग्जांपल है ना सर। कार बेस्ट एग्जांपल। ओके, चलो, पार्किंग में कार पड़ी है तो वो 3 डायमेंशनल मोशन कर रही है, ऐसा? सर रूबिक्स क्यूब। यस सर। कार मोशन, कार कैसी मोशन करेगी तो 3 डायमेंशनल मोशन? कार नहीं, कार की यहाँ पे मैंने एरोप्लेन ऐसा बोला कि एरोप्लेन वो 2 डायमेंशन, टेकिंग ऑफ एन एरोप्लेन, तो ऐसे कार कैसी मोशन करेगी तो 3 डायमेंशन बनेगी, ऐसा पूछ रहा हूँ मैं। सर हाँ, बोलो। काइट, क्या? काइट, सर फ्लाइंग ऑफ काइट। काइट, यस यस यस, काइट की मोशन, फ्लाइंग काइट की जो मोशन है वो 3 डायमेंशनल मोशन है। देखो, सबसे बेस्ट एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, आपको वो सुन के समझ में आ जाएगा कि हाँ ये तो 3D मोशन होगी। ओके, सबसे बेस्ट एग्जांपल है उसका मोशन ऑफ अ बटरफ्लाई, मोशन ऑफ बटरफ्लाई। बटरफ्लाई की मोशन कैसी होती है? वो इधर उधर सब जगह पे जाता है, कैसे वो फ्लाई करता है, आगे पीछे भी जाता है, ऊपर नीचे भी जाता है, सामने आगे, सब जगह पे इस तरह से रैंडम मोशन करता है, मतलब उसकी मोशन कंप्लीटली रैंडम होती है इस तरह से, कहीं पर भी वो जा सकता है। सो उसकी मोशन को हम बोलेंगे 3 डायमेंशनल मोशन। फिर काइट की मोशन को 3 डायमेंशनल मोशन बोल सकते हैं, वो भी इस तरह से मोशन, वो भी सीधा तो जाता नहीं है। ओके, फिर आप ऐसा एग्जांपल ले सकते, अगर आपको कार का एग्जांपल लेना है तो आप ऐसी कोई मोशन दिखाओ उसकी जहां पे कार के तीनों कोऑर्डिनेट चेंज हो रहे हो, मतलब कार आगे भी जा रही हो, रोलर कोस्टर राइड जा रही हो, इस साइड भी जा रही है। रोलर कोस्टर, leaves falling from tree. लीव्स फॉलिंग फ्रॉम ट्री, हाँ वैसे वो हो सकते हैं रैंडमली, लेकिन जनरली तो वो सीधा नीचे ही गिरते हैं।
जनरली बात करें तो रोलर कोस्टर है, हाँ वो हो सकता है, रोलर कोस्टर की मोशन में वो जो कार है वो काफी ज्यादा सब जगह पे मोशन करती है, तो उसकी मोशन को आप 3 डायमेंशनल मोशन ले सकते हो, काइट का एग्जांपल लिख सकते हो, रोलर कोस्टर का एग्जांपल लिख सकते हो, दोज आर द गुड एग्जांपल्स। सो दैट इज इट, दिस वाज ऑल अबाउट 1D 2D एंड 3D मोशन। और इस चैप्टर में ये हमने क्यों सीखा, बिकॉज इस चैप्टर में हम सीखने वाले हैं 1D मोशन। 1D मोशन तक हम लिमिटेड रहेंगे, चैप्टर नंबर 4 में हम 2D मोशन सीखेंगे और उसके बाद 3D मोशन एंड ऑल सीखते जाएंगे। कि इस चैप्टर में हमारा काम है सिर्फ 1 डायमेंशनल मोशन का सीखना, मतलब एक ही कोऑर्डिनेट चेंज होगा जब कोई ऑब्जेक्ट मोशन करेगा तब, ये माइंड में आप बिठा के रखना है ना, तो सो दैट जब 4th चैप्टर सीखेंगे तो मिक्स ना हो जाए कि ये कौन सी मोशन है, ये कौन सी है, ठीक है। फाइन, पूछ सकते हैं आपको एग्जाम में ऐसा, एक्सप्लेन 1D 2D एंड 3D मोशन 3 मार्कर में विद एग्जांपल, डेफिनेशन लिखने की, ये ग्राफ एग्जांपल लिख के ग्राफ ड्रॉ करो, ग्राफ लिख के एग्जांपल, मतलब दोनों रिलेटेड है एक दूसरे के, ग्राफ आपको ड्रॉ करना पड़ेगा, ग्राफ ड्रॉ नहीं करा होगा तो मार्क्स नहीं मिलेंगे। ओके चलिए बढ़ते हैं आगे। डाउट हो तो बोल देना, कोई भी कुछ कंफ्यूजन हो, कोई क्वेरी निकले आपको। चलिए नाउ यहाँ से ये चैप्टर मेनली एक्चुअली में स्टार्ट होता है, अभी तक ये चैप्टर का सब बेसिक चल रहा था, अब बेसिक नहीं है, अब एक्चुअल चैप्टर है। अब ये पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, पोजीशन, डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। ओके, ये 3 टर्म्स हमें सीखने हैं, व्हाट इज पोजीशन, व्हाट इज डिस्टेंस एंड व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट। फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल स्टडी पोजीशन। पोजीशन समझते हैं पहले। पोजीशन मतलब क्या होता है, लेट मी राइट डाउन द डेफिनेशन फर्स्ट ऑफ ऑल अगेन, इसमें डेफिनेशन लिखूंगा, समझने का ट्राई करना, फिर मैं समझा रहा हूँ। पोजीशन दैट मींस लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट, OBG मतलब ऑब्जेक्ट, हाँ, location of an object from the reference point, from the reference point रेफरेंस पॉइंट की जगह पे आप ऐसा भी लिख सकते हो फ्रेम ऑफ रेफरेंस, जो हमने लास्ट लेक्चर में सीखा था। ओके, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, राइट, लोकेशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट फ्रॉम द रेफरेंस पॉइंट और फ्रेम ऑफ रेफरेंस इज नोन एज पोजीशन ऑफ एन ऑब्जेक्ट। ऐसे सिनोनिम्स लिखा है यहाँ पे डेफिनेशन में, आप समझो लोकेशन और पोजीशन दोनों सेम ही हुए ना, बराबर। लेकिन कहां से, ये काफी इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, कहां से लोकेशन उसका कहां से फाइंड करना है हमें, तो एक रेफरेंस पॉइंट से फाइंड करना है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से फाइंड करना है। फ्रेम ऑफ रेफरेंस मैंने आपको लास्ट लेक्चर में समझाया था कि फ्रेम ऑफ रेफरेंस मतलब हम जहां से ऑब्जर्वेशन करते हैं, प्लेस एंड पोजीशन फ्रॉम वेयर द ऑब्जर्वेशन इज टेकन, मतलब हम सपोज ये सामने कोई मोशन, ऑब्जेक्ट की मोशन को ऑब्जर्व कर रहे हैं, तो हम जहां पे खड़े हैं दैट विल बिकम द फ्रेम ऑफ रेफरेंस, हम जहां पे खड़े हो जाएंगे वहां पे फ्रेम ऑफ रेफरेंस बन जाएगी। ठीक है, मैं यहाँ मेरे रूम में खड़ा हूँ तो मेरा रूम मेरे लिए फ्रेम ऑफ रेफरेंस है, फिर विंडो में से बाहर में जो कुछ भी देखूंगा वो सब मोशन इस पर्टिकुलर फ्रेम ऑफ रेफरेंस या रिस्पेक्ट में हो रही है। ठीक है, ऐसा। तो एक्चुअली में कोई भी ऑब्जेक्ट का आपको लोकेशन, पोजीशन मतलब क्या होता है, फ्रेम ऑफ रेफरेंस से उसका लोकेशन कहाँ पे है, दैट इज दी पोजीशन, बराबर। जैसे कि आप आपको एग्जांपल बताओ, मैं मान लो कि आपका जो घर है वो लेट अस से आपका घर है कांकरिया के आजू बाजू, ओके, बराबर। और फिर और भी 4 एरिया है, मान लो कि यहाँ पे जो एरिया है वो है घोड़ासर, यहाँ पे सब कुछ मणिनगर है,
सो आप कहाँ पे हो, सपोज आप काकरिया में रहते हो, उसके आजू बाजू में रहते हो काकरिया में, सो दैट विल बिकम योर फ्रेम ऑफ रेफरेंस। ये आपके लिए हो जाएगी फ्रेम ऑफ रेफरेंस, या तो रेफरेंस पॉइंट हो जाएगा, बराबर। तो काकरिया से ये आप ये फ्रेम ऑफ रेफरेंस देने के, और यहाँ से घोड़ा सर यहाँ पे है, ये एरो बताओ, ये एरो, तो ये हो गई उसकी पोजीशन, घोड़ा सर यहाँ पे, ये उसकी पोजीशन हो गई, बराबर। फिर काकरिया से मणिनगर यहाँ पे है, तो ये मणिनगर, काकरिया से मणिनगर की पोजीशन हो गई। फिर मान लो कि यहाँ पे है ईसनपुर, तो ये काकरिया से ये ईसनपुर की पोजीशन हो गई। ऐसा मतलब आप जहाँ पे खड़े हो वो आपके लिए क्या होगा, फ्रेम ऑफ रेफरेंस, और वहां से सब कोई भी ऑब्जेक्ट को आप देखोगे तो वो उसका लोकेशन, वो उसकी पोजीशन होगी, यहाँ से ऐसे। मतलब पोजीशन डिपेंड करती है फ्रेम ऑफ रेफरेंस पे, कहाँ फ्रेम ऑफ रेफरेंस हमने लिया है उस पर डिपेंड करेगी। और जनरली फ्रेम ऑफ रेफरेंस हम लेते हैं ओरिजिन, मतलब हम जहाँ पे खड़े होंगे वो हम ओरिजिन ले लेंगे। See, let me explain you this thing. See, हम सब कुछ कार्टेशियन कोऑर्डिनेट सिस्टम में ही सीखने वाले हैं, पूरा मैकेनिक्स। ओके, तो ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। यहाँ पे आप खड़े हो तो आप जहाँ पे खड़े हो वो ओरिजिन, रेफरेंस पॉइंट मतलब ओरिजिन, वहां से ये एक्सिस ड्रॉ करने की। अगर मैं यहाँ पे खड़ा हूँ तो यहाँ से मैं एक्स एक्सिस निकालूंगा, वाई और जेड निकालूंगा, ऐसा करूंगा। जहाँ पे हम खड़े रहेंगे वहां से एक्सिस निकालेंगे, मतलब वहां वो ओरिजिन हो जाएगा। मतलब तो यहाँ से मान लो कि कोई ये पॉइंट है, ये है मणिनगर, तो ये ओरिजिन से आप मणिनगर तक एक एरो ड्रॉ करो, तो ये उसकी पोजीशन हो गई। ये काकरिया है ओरिजिन, ओके। तो वहां से यहाँ पे मणिनगर, यहाँ से यहाँ, तो ये उसकी पोजीशन हो गई भाई। पोजीशन में इतना ही करना है और कुछ नहीं। फिर मान लो कि यहाँ पे है ईसनपुर, तो ये ऐसा हो गया, बराबर, ये उसकी पोजीशन हो गई। इस तरह से हम दिखाएंगे। जैसे जैसे आप सीखते जाओगे वैसे वैसे आपको पता चलेगा कि किस तरह से पोजीशन को दिखाना है। सर यस सर, ये जो एरो है वो पोजिशन डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है, जैसे मणिनगर। डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है कि भाई काकरिया से मणिनगर इस डायरेक्शन में है और ईसनपुर इस डायरेक्शन में है, वो डायरेक्शन इंडिकेट कर रहा है। और ये जो एरो की लेंथ है वो डिस्टेंस इंडिकेट कर रही है, ऐसे इतने डिस्टेंस पे मणिनगर है और इतने डिस्टेंस पे ईसनपुर है। ठीक है, ओके सर। ये सेम टू सेम चीज 4 नंबर के चैप्टर में हम सीखने वाले हैं, वेक्टर में। उसमें ये पोजीशन का ज्यादा काम आता है, वैसे यहाँ पे तो सिर्फ इतना ही आपको समझना है। ठीक है, so this was about position। आगे लेते हैं, स्क्रीनशॉट ले लेना अगर लिखा ना हो तो। चलो नेक्स्ट है डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मैं आपको डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट एक साथ में समझाऊंगा, है ना, अलग अलग नहीं समझते, एक साथ में समझते, क्योंकि उसका डिफरेंस भी पूछते हैं, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट, वो भी हमारे लिए समझना काफी इंपॉर्टेंट। तो एक साथ में ही दोनों समझते हैं, 2 पार्ट करके। फिर अगर आपको डिस्टेंस का पूछे तो ये पार्ट लिख देना, डिस्प्लेसमेंट का पूछे तो ये पार्ट लिख देना। डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। मीटिंग एंड हो जाए तो प्लीज वापस से फटाफट रीजॉइन हो जाना। सी, डिस्टेंस को हम कभी कभी पाथ लेंथ ऐसा भी बोलते हैं।